हमारा लक्ष्य होता है कि विधानसभा का चुनाव आएगा, सरकार बदल देंगे और सरकार पे हम अपने किसी आदमी को बिठा देंगे। देखिए, आम जनता के लिए तो गुठली है। बाबा ने कहा मेरे पास बिल्डोजर है और अगर किसी ने आंखें दिखाई तो मई और जून के महीने में बर्फ जमा दूंगा। जिन्होंने बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला, आज वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन एक नया उभरता हुआ राजनीतिक दल आज़ाद समाज पार्टी, जो कि सड़क पर ज़मीनी स्तर पर आंदोलन तैयार करता है, सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम मुद्दों पर लड़ता है। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष मुकेश गौतम जी। इनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव में निराशा क्यों हाथ लगी, और तमाम राजनीति से जुड़े मुद्दों पर सवाल जवाब करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया पर। और सवाल ये है कि आज़ाद समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है आज़ाद समाज पार्टी का, उसके पीछे अखिलेश यादव से गठबंधन ना हो पाना बड़ी वजह रही है, या फिर बहुजन समाज पार्टी? जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया को, सभी से निवेदन है कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी आवाज़ को युवराज भाई उठाते रहें। तो युवराज भाई, ऐसा नहीं है, आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं इस बात को और हम दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव चल रहा था तो चंद्रशेखर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा अखिलेश भैया को बड़ा भाई ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा थे। और अगर आप उनकी सीटों का एवरेज निकाल कर देखेंगे तो कहीं पर वो 500 वोटों से हारे हैं, कहीं पर 1000 से हारे हैं, कहीं पर 2000 से, तो कहीं पर 3000 वोटों से हारे हैं। तो निस्संदेह जो हमारा ध्येय था पहले चुनाव का, वो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। अगर बड़े भाई अखिलेश यादव जी ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाकर सम्मानजनक स्थिति में भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो भारत के उगते हुए सूरज हैं राजनीति के, अगर उन्हें सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा किया होता तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, माननीय अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री होते। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीनने का किसी ने काम किया अखिलेश यादव जी से, तो वो मात्र चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने काम किया है। जी, तमाम राजनेता सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ईवीएम मशीन के चोरी के मामले सामने आते हैं। अभी वोटिंग मतगणना से 2 दिन पहले बनारस में मशीनें पकड़ी गई थी एक गाड़ी में, और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2016 से 2018 के बीच में लगभग 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुई हैं। तो क्या लगता है कि सच में ही ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ईवीएम का जो गड़बड़ी वाला मामला है वो सही है या फिर गलत? देखिए, ईवीएम वाले मसले पर मैं अपने मत को रखता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। आप एक डिवाइस अपने हाथ में लिए हुए हैं जिसका नाम है मोबाइल। हम दूर से बैठे बैठे बहुत सारी फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक इंसान, व्यक्ति जमीन पर बैठकर अंतरिक्ष की सैटेलाइट को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो छोटी सी ईवीएम मशीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, तभी तो वीवीपैट मशीन को लागू किया गया। आपको ध्यान होगा कि मेरे पास शायद इसका जजमेंट भी पड़ा हो सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट अपने जजमेंट में कहा है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए वीवीपैट मशीन लगाई जाए। तो सन 2014 में, 13 में ये आदेश था और 14 में पूरे भारत में वीवीपैट मशीन लगनी थी, लेकिन पूरे भारत में वीवीपैट मशीन को नहीं लगाया गया। भारतीय सरकार ने, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने बजट का हवाला देते हुए कि इसके लिए 4000 करोड़ का बजट चाहिए, तो अभी हमारे पास बजट नहीं है, तो इसलिए हम सन 2014 के इलेक्शन में वीवीपैट मशीन 100% यूज़ नहीं कर सकते, हम ये नेक्स्ट रखेंगे। 17 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से वीवीपैट मशीन लागू गई, लेकिन उसमें एक और समस्या थी, एक आदेश और था कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो मतगणना होती है, जो मशीन के अंदर आती है, जो एक डाटा निकल कर आता है, तो वो 1 टाइम टोटल हो जाता है। उसके बाद में टोटल करने के बाद जैसे रीसेट करोगे मशीन 0 हो जाती है, माइनस हो जाती है, ख़त्म हो जाता है डाटा। अब हमारे पास रिकाउंटिंग के लिए बचता क्या है? हमारे पास बचता है वीवीपैट पर्चियाँ।
लेकिन किसी भी मतगणना स्थल पर वीवीपैट पर्चियों का मिलान नहीं किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसको चुनाव आयोग फॉलो नहीं कराता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्पष्ट कहा है कि अगर किसी को शक होता है और किसी की कोई समस्या नज़र आती है चुनाव के अंदर, तो वो वीवीपैट मशीन की पर्चियों का मिलान करेगा। लेकिन किसी भी एक बूथ स्थल पर आपने देखा होगा, आप कवरिंग करते हैं, क्या कोई खबर ऐसी आई कि वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया गया? नहीं किया गया। दूसरा, भारत कानून को तोड़ने में सबसे आगे है। हमारा जो संविधान बड़ा खूबसूरत संविधान है, बहुत लचीला और कठोर है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। संविधान को मानने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो यहाँ पर वीवीपैट मशीन तो क्वेश्चन मार्क पे है, ये संदिग्ध है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात एक और है कि जो 19 लाख ईवीएम है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। अब वो मशीन कहाँ पर है, किसके पास है, इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या कहें कि मान के चलें गाजियाबाद विधानसभा पर 500 बूथ हैं, तो 500 बूथों पर 500 वीवीपैट मशीन ही लागू होंगी। अब मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैंने जो खोई हुई, मान के चलें किसी पार्टिकुलर, मुझे तो ये शक है कि किसी एक संगठन के पास वो मशीन सुरक्षित रखी हुई है। सीधे स्पष्ट रूप में कहूं तो ये मशीन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही क्यों जाती है वोट? अगर कोई मशीन खराब हुई तो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों जाता है? वो सपा पर भी जा सकता है, वो कांग्रेस पे भी जा सकता है, वो बसपा पे भी जा सकता है, वो आम आदमी पे भी जा सकता है, लेकिन नहीं, वो जब खराब होगी तो वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। तो मैं इसमें एक संदिग्ध स्थिति में ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वो उन 19 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होता है कि जब मेरे बूथ से मशीन इकट्ठी होकर जाती हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रूम तक जाते जाते उस ट्रक को चेंज कर दिया जाता है, और जो डाटा भरी हुई मशीनें हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करा दी जाती हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 3 महीने पहले ये कह देती है हमारी इतनी सीट आएंगी और उतनी ही सीट आती है। ऐसा कौन इतना सटीक विश्लेषण कर सकता है? कि अभी तो बजट सत्र खत्म भी हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बजट पेश किया गया था, उसमें आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए क्या है? देखिए, आम जनता के लिए तो गुठली है। हम आम जनता का इस्तेमाल क्यों किया, ये शब्द क्यों बनाया आम? आम को देखा आपने, जब आम का मौसम आता तो आपने देखा होगा कि कोई भी आम खाता तो ऐसे पहले उसे ढीला करेगा, दबा दबा कर पहले उसका रस बनाएगा, फिर उसे चूसेगा। तो जनता के लिए जो छोड़ा है इस सरकार ने इस बजट में, वो गुठली है, उसे चूस गए, यानी कि आम आदमी को चूस गए, आम आदमी को गुठली के रूप में छोड़ दिया कि हमारे पास तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए बिल्डोजर है। बाबा ने कहा मेरे पास बिल्डोजर है, और अगर किसी ने आंखें दिखाई तो मई और जून के महीने में बर्फ जमा दूंगा। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो 50-50 साल 70-70 साल से कॉलोनियाँ बसी हुई थी, स्थापित थे लोग, जिन्होंने बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला, आज वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं। बजट में तो कुछ नहीं रख दिया, लेकिन मकान भी जाता रहा। जनता की समस्या गरीबी है, जनता की समस्या बेरोजगारी है। आज़ाद समाज पार्टी की परिभाषा में इन तमाम समस्याओं का निवारण क्या है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का जो आपने देखिए नाम क्या है उसका, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ादी किससे चाहते हैं? भूखमरी से, अस्पृश्यता से, ऊंच नीच की व्यवस्था से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, जो ये अविचारिता फैली हुई है, हम इससे आज़ादी चाहते हैं। और ये आज़ादी कब मिलेगी? ये आज़ादी जब मिलेगी जब हम इस मूवमेंट को ईमानदारी से, सुचारू रूप से और ज़मीनी स्तर पर मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज में जो भी एक छोटे से लेकर बुजुर्ग तक जो भी व्यक्ति है, उसकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज की जो लीडरशिप है, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है भारत में, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम इसे मात्र कुछ समय के अंदर ही बदल कर रख देंगे।
ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।